नमस्कार, मैं मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूँ सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। जैसे आप जानते हैं कि हमने पहले चैप्टर से हमारी यात्रा शुरू की थी और आज हम 7वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी। इसका यूनिट 1 हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी और कुछ इलस्ट्रेशन हम देख चुके हैं, 3 इलस्ट्रेशन और थियरी पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। आज इसके दूसरे पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब हम सोल प्रोपराइटर के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कौन से प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्रिया बनती। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट्स। The fundamental principle of accounting is that the period to which various items of income and expenditure pertain should be coextensive with the period of account. मतलब मैचिंग कंसेप्ट की बात ये कि जो पीरियड के लिए जितना था और जो इनकम थी वो दोनों पर्टिकुलर ईयर के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। As such, before final accounts are drawn up, it must be ensured that the account which required adjustment, these considerations have been adjusted both by providing the for expenses accrued and including income outstanding and excluding expenses the benefit of which extends beyond the year of the account as well as the income received in advance. एक वाक्य में बहुत सारी कहानी है। ओके, मैं हर एक का एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ। चलिए, पहले तो बाय प्रोवाइडिंग फॉर एक्सपेंसेस एक्रूड। मान लो कि आपके एरिया में 2 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो लास्ट आपका बिल आया था वो 28 फरवरी को आया था, तो आप क्या करेंगे? मार्च का बिल नहीं आया है, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्च का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपको अकाउंट फॉर करना है, तो क्या करेंगे? एवरेज लेके कि 1 महीने में कितना बिल आता है वो ले सकते हैं, या लास्ट जो बिल आया था फरवरी में उसको बाइफरकेट कर देंगे, हाफ करके फिगर ले लेंगे। इसका हम प्रोविजन करेंगे और ये हमारी लायबिलिटी बनेगी पेमेंट करने के लिए। दूसरा, इंक्लूडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग। मान लो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखी, फिक्स डिपॉजिट जो रखी है उसमें आपने ऐसी स्कीम चूज की है कि आपको इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म मिलेगा। तो 1 साल हो चुका है लेकिन अभी इंटरेस्ट बैंक आपको पे नहीं करेगा, लेकिन आपको इसका कैलकुलेशन करना है कि भाई ये वक्त के अंदर मान लो कि 1 लाख का है और 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज विल बी द इंटरेस्ट इनकम। इसको आपको अकाउंटिंग फॉर कर लेना है। दूसरा है एक्सपेंसेस, द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ईयर ऑफ द अकाउंट। तो इसमें खास करके एक आपको हर बार परेशान करेगा इंश्योरेंस। हमेशा इंश्योरेंस जो होता है वो साल में कभी भी आप ले सकते हो, लेकिन हमें समझाने के लिए आईसीआई हमेशा क्या करता है, 1 अक्टूबर 1 साल के लिए। तो क्या होगा, आधा इस साल में होगा और आधा अगले साल में। 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। तो मान लो कि 1 लाख रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, तो इस साल इसका कितना खर्चा हो जाएगा? 50,000। 50,000 you have made in advance, so it is not payable, so it is your asset। तो उस तरह से हमने वैसे इसके बारे में हम समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा, मान लो कि आपने स्टॉक सेल्स ऑर्डर आया है, आपको पैसा एडवांस में मिला कि भाई ये आप 5 लाख रुपए का स्टॉक भिजवा दो, आपके पास स्टॉक नहीं है या तो नहीं भिजवा सकते, वॉट एवर, तो वो आपकी लायबिलिटी बनेगी, उसको आपको सेल्स नहीं दिखाना है। सो ये सारी जो एंट्री है, the entries that must be passed for adjusting various account of the income and expenditure are shown below। तो उसको हम यहाँ पर दिखाया है। एक्सपेंस accrued, रेंट, इंटरेस्ट, लोकल टैक्सेस, वेजेस, ये सारी चीजों को एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट, जो भी उसके रिलेटेड एक्सपेंस है उसको डेबिट करके टू एक्सपेंस एक्रूड या तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्रेडिट करें।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेंट का दिया हुआ है, रेंट पेड इज 50,000 फॉर ईयर एंड आउटस्टैंडिंग इज स्टिल 14,000, मतलब एक साल का रेंट कितना है 64,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट 64। लेकिन बैलेंस शीट में ये फिगर आउटस्टैंडिंग रेंट की ही एंट्री जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पूरा आप पे कर चुके हो वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जो एक सिंपल फिगर निकलता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो जो आउटस्टैंडिंग है, जो आपकी लायबिलिटी है, वही फिगर पहले रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा इनकम एक्रूड, तो यहाँ पर मान लो कि ये जो इंटरेस्ट या तो फीस एक्रूइंग अकाउंट है वो डेबिट होगा और एप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट भी क्रेडिटेड। यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 1,50,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 45,000। तो आप कुल मिलाकर इंटरेस्ट इनकम कितनी दिखाओगे 1,95,000। लेकिन इसमें आपके बैलेंस शीट में कितना हिस्सा जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के तौर पर 45,000 ओनली। The term accrue signifies that an amount has been incurred as expense or earned as income, the due date of the payment of which falls in the next outstanding accounting period. If the due date of payment occurs in the current accounting period, the term used should be outstanding or accrued and due. Accrued and due का मतलब क्या है कि ये अभी मिल जाना चाहिए था लेकिन आया। The expression accrued and accruing signifies item which though not due for payment but pertain to the period of the account, a provision for which has been made. इसके लिए हमें provision। Converse is the position so far as item of income are concerned. तो इनकम में भी सेम वे, अगर आपको इंटरेस्ट मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहिए था, उस पीरियड का इनकम एक्रू हो चुका है, तो आपको इसको अकाउंटिंग फॉर करना है। तीसरी जो टाइप का एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट एंट्री का होता है वो है कैरिंग फॉरवर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब कोई इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली है तो उसको क्या करना है। सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ ए क्लब, जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें यूज होता है। तो कोई भी क्लब चलती है, कोई स्पोर्ट्स क्लब होती है या तो कोई अलग टाइप की जो क्लब्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के उसके मेंबर बनते हैं उसके पास से सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। और फीस इन केस ऑफ प्रोफेशनल पर्सन, तो उसमें क्या होता है एप्रोप्रिएट इनकम अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उदाहरण के तौर पर मान लो आप रोटरी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, रोटरी क्लब या तो लायंस क्लब के मेंबर बने, तो क्या होगा आपने पूरे एक साल की पेमेंट की है, आपने पेमेंट किया होगा 1 जनवरी को, तो इस साल में कितना खर्चा होगा, सिर्फ मतलब इनकम जो होगी 3 महीने, बाकी के 9 महीने की इनकम क्या है फॉर द क्लब, इट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज 70,000 एंड टोटल इज 1,75,000। तो ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करें, जो इनकम साइड होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड होगी, इनकम साइड में जो रिसीव्ड अमाउंट है उनमें से वो लेस एडवांस रिसीव्ड आई होती है माइनस करते हैं। तो ये एडवांस क्या है फॉर द क्लब, इट इज लैब, तो हम इसे कहाँ रखेंगे लायबिलिटी साइड में। अब मान लो कि सेम चीज हैपेंस इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब जो परचेजर है उसने एडवांस पैसे भेज दिए, आपने स्टॉक अभी भेज नहीं सके, तो आपने सेल्स बुक नहीं किया है, तो आपकी क्या बनेगी लायबिलिटी। चौथे टाइप का जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो है कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट्स मेड इन एडवांस। कभी कभी हम एडवांस में पे करते हैं, इंश्योरेंस उसका बड़ा ही एग्जांपल है। टेलीफोन रेंट, कुछ लोग रेंट भी एडवांस पे करना पड़ता है और टेलीफोन का पैसा भी कभी कभी एडवांस भर देते हैं। तो एक्सपेंसेस प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएट एक्सपेंस, ये जनरल एंट्री होगी। सपोज आउट ऑफ द टोटल रेंट ऑफ 50,000 पेड रुपीज 40,000 पार्टिंग टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का भी 14,000 रुपया उसमें है,
तो एक्चुअल खर्चा कितना है? रेंट अकाउंट में से 14,000 घटाकर 36,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रीपेड रेंट के तौर पर बैलेंस शीट में 14,000। ये फिफ्थ एंट्री इट इज रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल इन हैंड। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स है। द कॉस्ट वेयर ऑफ हैव ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे। मान लो कि 10,000 की स्टेशनरी मंगवाई एक साथ बल्क में, अभी इसमें 8,000 की कंज्यूम हुई है, 2,000 ऑन हैंड पड़ी। ऑलरेडी जब हमने मंगवाई थी तो एक्सपेंस क्या बुक किया था? 10,000। तो आप क्या करेंगे? तो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल को डेबिट करेंगे और टू अप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर याद रखिए हमेशा मटेरियलिटी कंसेप्ट देखा जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो वो 5,000 की स्टेशनरी के लिए ऐसे एंट्री नहीं डालेगा, ओके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो 40-50,000 की कोई भी एंट्री होगी तो वो इस तरह से नहीं बुकिंग करते, वो डायरेक्टली आपको उसका अकाउंटिंग फॉर हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी इज 15,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन इट इज रुपीज 1,700, it is also given outstanding the trial balance sheet, closing stock of the inventory is 5,000, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? कुल मिलाकर खर्चा कितना है? 15,000 प्लस 1,700, उनमें से 5,000 माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11,700 भी डेबिटेड। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी क्या बनेगी? एसेट बनेगी और एसेट के तौर पर वो पर फिगर दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग एंट्री नंबर 1 एंड 5 शुड बी रिवर्स्ड। तो कौन सी बात करते हैं? ये तो ये अप्रोप्रिएट एक्सपेंस को जो डेबिट किया था वो तुरंत क्या कर देंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। पहली एंट्री कौन सी थी? फॉर द एक्सपेंस एक्रूड। तो जो भी एक्सपेंस एक्रूड था वो हम क्या करेंगे? उसकी एंट्री को रिवर्सल करेंगे। ये कब करेंगे? अगले साल। तो जब हमारे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो ऐसे एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं। अब आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले बात, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें। डेट्स क्या है? बहुत सारे कस्टमर को हम उधार देते हैं, उनमें से कुछ लोग पेमेंट नहीं कर पाते। पेमेंट नहीं करने का हिस्सा उसकी कोई फाइनेंशियल मजबूरी होती है या उसकी नीयत होती है, वॉट एवर। हमारे लिए क्या है? वो एक पैसा अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या बनेगा? बैड एंड डेट्स। जो बैड हो चुका है, मतलब मान लो कि एक व्यक्ति को हमने 50,000 का स्टॉक दिया था, पेमेंट करने से पहले वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसकी कुछ एसेट नहीं थी, तो वो पूरा 50,000 क्या बन जाएगा? बैड। डाउटफुल डेट्स मतलब क्या है? कि भाई आपके पास 10 लाख रुपया आपने अलग अलग लोगों को दिया है, लेकिन आपको लगता है कि भाई इनमें से 5% नहीं आए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है तो एक अंदाज आ जाता है कि भाई हर साल हमारे 2% जो है डेटर्स वो बैड होते हैं, तो एक प्रोविजन बनाया जाता है 2% 5% लाइक दैट। बैंकों में भी ऐसा किया जाता है। तो भाई जो लोन बैंक्स देते हैं तो उसके लिए बैड डेट प्रोविजन होती है, वो आरबीआई हैंडल करता है। तो आप जब इंटर में आएंगे तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। When it is feared that some of the amount due from customer will not be collected, it is prudent to recognize the expected losses by reducing the current year's profit and placing the amount to the credit of a special account called provision for bad and doubtful debts account. ये स्पेशल अकाउंट क्यों है? इसलिए कि हो सकता है कि हमारे पैसे वापस आ जाए, और हो सकता है कि हमने 5% सोचा था उसके बजाय 8% बेड डेट हो। तो इसीलिए ये एक प्रोविजन है, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट फिगर। एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर पेड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट क्रेडिट। नोट, the account of the customer concerned are not affected until the amount is actually written off for which the entry is। जब तक कोई कस्टमर है उसको हम मान ही लेते हैं कि ये बैड हो चुका है, तब तक कस्टमर अकाउंट का टच नहीं करते। मतलब प्रोविजन के समय कस्टमर अकाउंट
चार्ज नहीं करना है। लेकिन आपको पता चला कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? फाइनली पहले बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और वो कस्टमर के अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसे राइट ऑफ बोलते हैं। ये राइट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस शीट फ्रॉम द बुक्स है। आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट ऑफ करने से आपके अधिकार चले नहीं जाते, कभी भी वो व्यक्ति कर सकते हैं। सो दैट इज अ लीगल मैटर। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रोविजन करते समय कस्टमर का अकाउंट टच नहीं होगा। जब एक्चुअल बैड डेट होगा तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड एंड कस्टमर अकाउंट क्रेडिटेड। Bad debts when written off are debited to the provision in this respect where such a provision exists or directly to the profit and loss account, the corresponding credit being given ultimately to the trade receivable. Trade receivable money sundry debtors. If, on the other hand, a provision is required to be created, the amount of the provision is also debited to the profit and loss account. जब भी बैड डेट होता है तब तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, लेकिन प्रोविजन करते हैं तब भी प्रॉफिट एंड लॉस को ही डेबिट करेंगे। अभी अगला इलस्ट्रेशन देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। Where an examination problem requires that certain bad debts should be written off and provision for doubtful debts made, the amount of the bad debts to be written off should be first debited against the existing balance of the provision, and the resulting balance in the account afterwards should be raised to the required figure. The method is illustrated below. मैं आपको सादी भाषा में समझा कि मान लो कोई अकाउंट है, आपने प्रोविजन किया था पहले 50,000 रुपीज आपके प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट पड़ा। अभी आपका बैड डेट होता है 1 लाख का। आप क्या करोगे? यहाँ पर कम है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी शॉर्टफॉल है उसकी एंट्री पास करके ये बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट विल बी क्रेडिटेड, तो उस हिसाब से एंट्री करनी। लेकिन ये अगला इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो एकदम On 1st April 21, provision for doubtful debt exists at rupees 40,000. तो ऑलरेडी कितना है ओपनिंग प्रोविजन? 40,000. Trade receivable on 31st March 21 were 15 lakh bad debts total rupees 1 lakh. It is required to write off the bad debts and create a provision equal to 5% of the trade receivable balance. तो पहली बात तो यह है कि बैड डेट कितना हुआ है? बैड डेट हुआ है 1 लाख का। इसको अगर आप लेस करोगे तो आपका जो शॉर्टफॉल होगा वो कितने का है? 60,000 का। दूसरी चीज, अभी आपको और प्रोविजन भी तो करना है, तो ये 15 लाख कुल टोटल है, तो 15 लाख में से आपका 1 लाख बेड हो गया, तो कितना बचा? 14 लाख। उसके ऊपर आपको क्या करना है? 5% प्रोविजन करना। तो 14 लाख का 5% जो है वो 70,000 होगा। तो ये 60 प्लस 70 कुल मिलाकर आपको एडिशनल प्रोविजन कितना करना है? दैट इज 1,30,000। अब बात करते हैं हाउ वुड यू कॉम्प्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रहा कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोविजन एंड बैड डेट। ओके, सो दिस इज वन पार्ट। अभी और हमें क्या करना है? तो ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट है, उसको हम किस तरह से अकाउंटिंग होगा उसको भी देख लेते हैं। हमारे लेजर अकाउंट में क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट। कितना बैलेंस था? बाय बैलेंस 40,000। कौन सी दिनांक को था? 1st अप्रैल 21।
अभी 31 मार्च 2022 क्या हुआ, आपने इतने का 1,30,000 का एडिशनल प्रोविजन किया, तो ये क्या बन जाएगा 1,70,000। आपको पता है कि इसमें से 31 मार्च को आपने बैड डेट कितना करार दिया है, 1 लाख। बाकी का जो आपका बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा 70,000। दिस इज नथिंग बट द 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर्स एट द रेट 5%, 14 lakh का 5%. So this was a simple example how ICI has calculated, same as we have. Okay. चलिए एक और आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों देना है? तो ओवर द इयर्स ये प्रैक्टिस बन जाती है बिजनेस में कि कभी कभी जो हमारे डेटर से वो पेमेंट करते हैं तो वो मान लो कि 1 महीने के क्रेडिट पे पूरा चलता है। अगर वो अर्ली पेमेंट करेगा तो कभी डिस्काउंट मांगेगा, या तो बहुत बड़ा ऑर्डर होगा तो, और डिस्काउंट मांगने में हर्ज क्या है? कभी कभी वो सिंपली ये बोलेगा कि आप ही मुझे डिस्काउंट दे दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ राशि के लिए व्यापारी सोचते हैं कि भाई प्रोविजन ही कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रोविजन नहीं करता हूं तो क्या हो। मान लो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि एक 40,000 रुपए का प्रोविजन किया, और एक्सेल में भी मान लो कि 40,000 का आप करने वाले हो, तो अगर आपने प्रोविजन नहीं किया है तो पर्टिकुलर उस ईयर में आप ज्यादा टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है, तो उसमें से आपका मतलब एक्सपेंस है। तो ये 40,000 के ऊपर अगर आप 30% के रेट से भी टैक्स पे करते हो तो आपके 10-12 हजार ज्यादा चले जाते हैं। इट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, this provision is created in the same manner discussed above, but the amount of the provision is required to be calculated after deducting the provision for bad debts from the total trade receivable। मतलब पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि भाई 14 lakhs पर प्रोविजन किया था, तो यहाँ पर भी क्या है कि मान लो कि जो भी है, इफ ट्रेड रिसीवेबल इज 5,20,000 एंड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1,20,000, ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं बैड एंड डाउटफुल का, तो बाकी कितना बचा? 5,20,000 माइनस 1,20,000, 4 लाख। तो अब 4 लाख के ऊपर 10% डिस्काउंट सोचते हैं, तो ये एंट्री कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिटेड फॉर 40%। तो दिस इज हाउ द प्रोविजन ऑफ, लेकिन बैलेंस शीट में इसकी इंपैक्ट क्या होगी? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट आप अच्छी तरह से समझ लो। आपको आउटर फिगर जो है बैलेंस शीट का वो नेट फिगर निकालना है। डेटर्स 5,20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 120, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अगर ये दोनों में से आप एक भी फिगर भूल गए तो आपका बैलेंस शीट आउट हो जाएगा, और बैलेंस शीट आउट होता है तो कोई भी जो सीए का स्टूडेंट होता है, कॉमर्स का स्टूडेंट, तो उसको मजा नहीं। बैलेंस शीट मस्ट बी टेलिड। ओके, लेकिन इससे घबराना भी नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि स्टेप मार्किंग एग्जाम में मान लो कि आपने 10 एडजस्टमेंट पूछे हैं एग्जाम में, और आपने हर एक एडजस्टमेंट के एक एक मार्क है, 8 एडजस्टमेंट सही किए, सिर्फ 2 में गलतियां कर दी और आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, तो भी आपको 10 में से 8 मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि ये स्टेप मार्क सिस्टम है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट ऑलवेज ट्राई टू डू द बैलेंसिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको अच्छी तरह से समझना है। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन चैप्टर में हमने अच्छा खासा इसको पढ़ा है। It is made either by debiting depreciation account and creating the provision for depreciation account concern, and afterward closing of the depreciation account by transfer to profit and loss account, or by directly debiting the profit and loss account and creating provision for depreciation account, and explaining the nature of adjustment by recording a detailed narration in the journal.
चलो, इतना मैं बोला, उसमें ना तो मुझे कुछ समझ में आया ना तो आपको। सिंपल भाषा में कहे तो क्या करना है, 2 मेथड। एक मेथड ऐसी है कि उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को अलग से क्रिएट किया है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में जो भी फिक्स एसेट होगा, उनमें से एसेट साइड फिक्स एसेट माइनस प्रोविजन करके ये दिखाया जाए। दूसरी मेथड क्या है वो देखते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to depreciation and provision for depreciation. The amount of depreciation is deducted from the concerned asset and then shown in the balance sheet. For example, machinery cost 15 lakh and 10% depreciation is to be provided. Depreciation को कितना डेबिट करेंगे? 1,50,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा 1,50,000 से। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम वाइप ऑफ करेंगे, मतलब क्लोजिंग एंट्रीज में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्रेडिटेड। सो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाई पड़ेगा? 1,50,000 डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट फुल वैल्यू पे दिखाते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सो नेट फिगर 13.5। एक और एडजस्टमेंट है अदर प्रोविजन की। Whenever it is expected that a loss, the amount of which is not certain, will occur. तो हो सकता है कुछ भी चलो अभी ये स्टॉक जो है इसके दाम गिर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका लॉस हो सकता है। The proper course is to create a provision for meeting the loss if and when it occurs. This would be the case, for example, if proprietor expects the compensation will be paid for the late delivery of the goods. क्या है कि मान लो कि कोई गुड्स को सप्लाई करना था और सामने वाले पार्टी ने कहा कि मुझे 31 मार्च को आप पहुंचा दो, नहीं पहुंचाओगे और 1 तारीख हो जाएगी तो मैं आपका पेमेंट में से 10% काट लूंगा। So late delivery will incur a loss of something amount. The entry is to debit the profit and loss account and credit account suitably named. जिस एरिया में आपको लगता है कि यहाँ पर आपका एक्सपेंस इनकर होगा तो उस नाम से आप बोल सकते हैं। All accounts showing provision may appear in the balance sheet on the liability side. प्रोविजन वाले कहाँ दिखाई पड़ेंगे? लायबिलिटी साइड में, बट इट शुड नॉट बी नोटेड दैट कुछ चीजें नेट ऑफ करनी होती है। नेट ऑफ माने दोनों साइड में से जो बड़ी साइड होगी उसमें से आप दूसरी साइड को, छोटी साइज को लेस करो। The provision for bad and doubtful debts and the provision for discount on trade receivable are deducted from the total book debts, जो हमने पहले देखा। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट कंसर्न, ये देखा। बाकी आपने मान लो प्रोविजन बनाई है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, या तो रेंट पेमेंट की, सैलरी पेमेंट, वेजेस पेमेंट, तो वो सारे खर्चे लायबिलिटी साइड पे रिफ्लेक्ट होंगे प्रोविजन फॉर मिसलेनियस लायबिलिटीज। चलिए एक और एडजस्टमेंट है, मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो देख लेते हैं। ट्रांसफर इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ एरर्स। क्या होगा? कुछ ना कुछ एरर्स, तो करेक्शन ऑफ एरर का पूरा अभ्यास हमने किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। कौन से चैप्टर में भाई? चैप्टर 2 और यूनिट 6। Correction of errors are made by debit or credit to the accounts affected, the corresponding effect being recorded either in a suspense account of some other. कभी कभी क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट को भी क्रिएट करें। ट्रांसफर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल चार्जेस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स पार्टनर सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट टू पार्टीज कंसर्न्ड। आगे पार्टनरशिप पर जब हम आएंगे तो पार्टनर्स को सैलरीज दी जाती है, तो वो उसका अकाउंटिंग जो है वो रूटीन बिजनेस में नहीं।
है उसका एक अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बाद में एंट्री है. While making adjustment, it is important to remember that every entry has a two-fold aspect, debit and credit. Naturally, और दोनों equal होते हैं. For example, if an adjustment is required to be made on account of prepaid insurance charges, the insurance charge account would be credited, and to complete the double entry, prepaid expense account is debited with the same. The last mentioned balance would be included on the debit side of the trial balance. Trial balance में भी आपको net figure ले. Students should, as a matter of the course, record on rough working sheet adjustment in respect of the various items stated in a question, and then give the effect the trial balance sheet before proceeding to draw the final accounts. तो my dear friends, दूसरे के जो स्टडी करते हैं लोग उसको रफ वर्क कहा जाता है. हमारे यहाँ रफ वर्क का कंसेप्ट नहीं, हमारे यहाँ क्या है, वर्किंग नोट का कंसेप्ट है. तो आप जो भी एडजस्टमेंट करते हो उसको वर्किंग नोट में आपको. ओके, अभी और एडजस्टमेंट कुछ है जो कि एबनॉर्मल चीजों के लिए, ये रूटीन बिजनेस में डेली बेस पे नहीं होता, ये कभी ना कभी बाई चांस वंस इन अ ब्लू मून. तो ऐसी चीजों के लिए क्या करना है, मान लो कि कहीं बाढ़ आ गई, तो फायर हो गई, तो थेफ्ट हो गई, तो ऐसी चीजों के लिए हमें ये रूटीन मैटर नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट तो हमें पता होना चाहिए. तो चलिए सीखते हैं. एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर. Sometimes loss of the goods occur due to fire, theft वगैरह. If due to accidental or fire, a portion of the inventory is damaged, the value of the loss is first to be ascertained. पहले तो वैल्यू कितनी है वो तय करनी है. Thereafter, abnormal loss account is to be debited and purchase account or trading account is to be credited. इसको क्रेडिट करेंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट को या तो परचेस अकाउंट. Abnormal loss account is to be transferred to profit and loss account. फाइनली क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे. If amount of loss is recoverable from the insurance company, then insurance company is to be debited instead of the profit and loss. मान लो कि 1 लाख का स्टॉक जल गया, इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम सबमिट किया, उसने कहा आपको 90,000 मिल जाए, तो 10,000 को क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को डेबिट. एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करने के बाद वो एंट्री कहाँ डेबिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में. अभी पैसा आया नहीं है तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक एसेट साइड में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस रिसीवेबल अकाउंट. Till the money is not received from insurance company's account will be shown in the asset side of the balance sheet. If any part of the loss is recoverable from the insurance company, then the portion not compensated by the insurance company should be debited to profit and loss account. हमारे केस में जैसे मैंने 10,000. For example, if goods worth ₹6,000 are destroyed by fire and the insurance company admits the claim for ₹4,500, मतलब 1,500 का नुकसान एक्चुअल में. तो लॉस बाय फायर अकाउंट 6,000 डेबिट करेंगे, परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट को 6,000 क्रेडिट कर देंगे, तो वहां उनका किस्सा खत्म. फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट मतलब इंश्योरेंस क्लेम जो एक्सेप्ट किया गया है उसको ही 4,500 से हम डेबिट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 1,500 डेबिट करेंगे, और लॉस बाय फायर अकाउंट जो हमने पहले क्रिएट किया था उसको फाइनल अंतिम मुकाम पर पहुंचाकर क्लोज करेंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी राशि जाएगी, 1,500, और बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी, 4,500. दैट इज इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. अभी एक और स्पेशल एडजस्टमेंट है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. तो यहाँ पर क्या होता है कि गुड्स को भेजा दिया जाए, मतलब मान लो कि आप एक मुंबई से ऑपरेट, दिल्ली में आपका एजेंट है,
आप उसको गुड्स सेंड करते हो कि भाई जब तुम ये से मैं आपको स्टॉक भेज रहा हूँ सपोज 5 लाख का, जब आप बोलोगे कि इसका सेल हो चुका है उसके बाद वो अकाउंट पर होगा। तो यहाँ पर आपका जो एजेंट होगा वो अप्रूवल देगा, उसके बाद उसको एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। समटाइम गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये दूसरी मेथड है। ये एक हुआ कंसाइनमेंट वाला, और ये है कस्टमर के पास भी पावर होता है कि वो कुछ पीरियड के बाद इसको वापस भेज सके। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्चुअल सेल टिल द टाइम इट इज नॉट अप्रूव्ड कस्टमर। When goods were sold, we have passed the entry for actual sales. Therefore, at the year end, if the goods are still lying with the customer for approval, following entries to be passed. मतलब कि कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया है अभी तक, और हमने तो जब इसको स्टॉक दिया था तो ऑलरेडी हमने अकाउंट फॉर कर दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी एडजस्टमेंट, इसको आप अच्छी तरह से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपने जब सेल्स किया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट गया होगा। जैसे गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेंड टू ए कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस फॉर 12,000, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 2,000 है। द एंट्री ऑफ सच unapproved sales shall be sales account 12,000, trade receivable account 12,000, मतलब पूरी एंट्री रिवर्स आपने कर दी। अभी ये 2,000 को आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट। इसको क्यों डेबिट कर, याद रखिए ये स्टॉक अभी आपके पास इन्वेंट्री में नहीं है, तो अगर ऑडिटर आता है और बोलता है कि ये स्टॉक नहीं है तो मैं आपको आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करने दूँ, तो ऐसी कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए हम इसका अलग से हिसाब रखते हैं और स्टॉक ऑन अप्रूवल को ओपन कर, इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी आपने बिल्स, इनवॉइसेस, लेटर्स, ईमेल्स, ये सब चीजें आपको फाइल में रख। सो स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 10,000. These goods should now be included in the amount of the closing stock at the cost price, मतलब 10,000 पर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक। ये गुड यूज अदर देन फॉर द सेल, मतलब अलग अलग चीजें हैं जो हमने सेल नहीं की है लेकिन गुड्स का यूज कर लिया, तो अब क्या होगा? तो इसको हमें अकाउंट फॉर तो करना पड़ेगा। समटाइम गुड्स आर यूज फॉर सम अदर पर्पस सच एज डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल दे दिया। Used in construction of any asset or used by proprietor for personal use, खुद विड्रॉ किया, मतलब चलो कोई ग्रोसरी स्टोर है और उसका मालिक है, उसने 5 किलो शुगर अपने घर ले गया, तो क्या होगा? उसका अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा, प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। In such case, the amount used for other purpose is subtracted from the purchase account, and depending upon the specific use done, the suitable account head is debit. ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रीक्वेंटली आस्क होता है, तो आप समझ लीजिए। पहला कंसेप्ट है डोनेशन कर दिया, डोनेशन कर दिया तो उसका कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा, सो डोनेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। डोनेशन अकाउंट को डेबिट करने के बाद क्या होगा? ईयर एंड के अंदर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे एज एन एक्सपेंस। व्हेन गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट को क्रेडिट कौन किसको करेंगे? परचेज अकाउंट। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो इसको फ्री सैंपल अकाउंट खोलते हैं या तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट खोलते हैं। दिस इज अ बेटर जस्टिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो उसमें आप इसको डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। When goods are used in business for construction of building or the machinery, ये खुद के लिए है तो बिल्डिंग अकाउंट या तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो भी होगा वो डेबिट होगा, और परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये कौन सी अमाउंट से होगा? कॉस्ट, नॉट इसमें कोई प्रॉफिट का मार्जिन आप एडिट नहीं करोगे। When goods are used for maintenance of the business premises or machine, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट होगा और परचेस अकाउंट
बी क्रेडिटेड। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी और क्या हमें पढ़ना है। अभी कुछ लोगों को हम कमीशन देते हैं, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाला अकाउंटिंग होता है। इसके जो सम आएंगे तो हम अच्छी तरह से देखेंगे। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, commission is payable to the manager based on net profit. In such case, calculation is done as follows: commission on the net profit before charging such commission. So profit before commission multiply rate of commission divided by 100. Commission on the net profit after charging such commission. तो जो भी है मान लो कि 5% रेट से हम देते हैं, तो क्या होगा कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन है उसको रेट ऑफ कमीशन से, मान लो कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट और रेट ऑफ कमीशन 5% है, और यहां पर इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर, तो ये कितनी अमाउंट बनेगी 4761 तो आप डायरेक्टली 5% है तो 5000 नहीं कर सकते। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये बिफोर का है, तो बिफोर में आपको कुछ सोचना नहीं है। बिफोर कमीशन कितना है 1 लाख रुपया, अब 5% रेट है, आपको सिंपली 5000 रुपीज। तो आमतौर पर ये आफ्टर कमीशन वाला एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी मैथ्स की कैपेबिलिटीज को जांचा जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट को समझा। So commission is recorded by the following journal entries: commission account debit to commission payable account credit। तो ये कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या होगा? बीइंग कमीशन पेबल टू मिस्टर सो एंड सो ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वगैरह। कमीशन विल बी डेबिटेड इनटू P&L एंड फाइनली कमीशन अकाउंट भी ईयर एंड पर क्लोज होगा। सो दिस इज द हाउ एंट्रीज आर मेड। यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी है। फॉर एग्जांपल, इफ नेट चलिए, तो फॉर एग्जांपल इफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 1 लाख एंड मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ ₹10,000, net profit before charging such commission, the amount of the commission is 10,000। तो कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल भी 90,000। बैलेंस शीट में क्या फिगर पड़ेगा? कमीशन पेएबल, क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट होगी, अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, करना है। अभी एक और कंसेप्ट है जो आफ्टर वाला है, उसको भी देख लेते हैं। Let us assume that 10% commission is payable on net profit after charging such commission. The amount of the commission is now, जैसे हमने 5% पे कैलकुलेट किया था, तो अभी ये 10% पर होगा। $9090.90 or 9091। Okay, so how this is calculation is done? Yes friends, यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम लेते हैं और लैपटॉप की बैटरी को भी चार्ज कर लेते हैं, और उसके बाद हम देंगे। यस फ्रेंड्स, अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 को समझेंगे। एक सिंपल इलस्ट्रेशन है जो कि ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। The following is the trial balance of C Wanchu on 31st March 2020। चलिए वांचू जी का ये ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि जब हम ये स्टडी करेंगे
तो यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको कुछ चीजों की आदत डाल लेनी कि आप क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप इसको समझ लो कि आपको कौन सी एंट्रियाज पे इम्पैक्ट होने। ओके, तो कोई भी जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको हमेशा लास्ट लाइन पे लगता है। क्या करना है हमें? करना है प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज। इसको जरा ध्यान से देख लेना। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है और जर्नल एंट्री। यहाँ पर पहले जर्नल एंट्री लिखी है तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन में पहले 2-3 पेज किसके लिए यूज करना? जर्नल के लिए। फिर एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पर P&L अकाउंट। ओके, तब क्वेश्चन को पढ़ने में क्या ध्यान रखना? कैपिटल अकाउंट तो आप जानते हैं कि ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कुछ चीज नहीं आएगी थी, तो इसको छोड़ देते हैं। इन्वेंट्री अकाउंट, यस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में देखा। कैश इन हैंड नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं था। मशीनरी अकाउंट ये भी नहीं था। परचेज अकाउंट, यस, ये अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर वेजिस में ये एंट्रिया होती है। सैलरी अकाउंट ये P&L की आइटम है। डिस्काउंट अलाउंट अलाउड है तो P&L एक्सपेंस है। रिसीव्ड है तो P&L में इनकम है, इसे अदर इनकम भी कहा जाता है। शनरी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट तो सिंपली ये P&L में जाएगा। सेल्स अकाउंट, यस, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट। Sums owing by the customer, that is trade receivable 8,50,000, तो ये कहीं नहीं आएगा अभी। एक्सेप्ट एडजस्टमेंट, अगर कहीं एडजस्टमेंट करके फिगर निकालना है तो ये उपयोगी होगा, लेकिन ये सब में हमें अभी जरूरत नहीं लगी। ट्रेड पेएबल्स ये भी नहीं है। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से दी है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। मतलब ये जो परचेज का फिगर है उसमें एडजस्ट नहीं की गई है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, तो सिंपली ये जो हमारा फिगर है वो कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो इतनी तैयारी करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो आपके लिए इसकी बुक्स में अकाउंट एंट्री डाल रहे हैं मिस्टर वाइनचू। कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपका फॉर्मेट हमेशा परफेक्ट रहना। फॉर्मेट परफेक्ट रखेंगे तो कोई भी एंट्री आपको गलती नहीं। यहाँ पर डेट होती है जब आप ट्रेडिंग बनाते हो, लेकिन यहाँ पर डेट हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सभी 31 मार्च को एंट्री कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको डेट देनी है, यहाँ पर पर्टिकुलर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इन्वेंट्री है 2 लाख रुपया। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा हम कहाँ दिखाते हैं? इसको आपको याद रखना है, डेबिट साइड पे 2, और यहाँ पर हमेशा बाय सेल्स। कितना है सेल्स? 50 लाख। जो भी आप एंट्रिया डालते हो हमेशा इसको इवन एग्जाम में भी मार्किंग करते रहो ताकि वो आपसे दोबारा रिपीट ना हो जाए या छूटे। अभी परचेज अकाउंट 18,20,000, परचेज रिटर्न है या तो सेल्स रिटर्न है, तो उसको हमेशा यहाँ पर आपको सेपरेट कॉलम में इसकी ट्रीटमेंट करनी है। वेजेस अकाउंट 10 लाख रुपया। अभी ये हमारी एंट्री है, ये वाली क्लोजिंग वाली 270।
बाय क्लोजिंग स्टॉक या तो बाय इन्वेंट्री कितनी है 2,70,000. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो. चलिए अकाउंट का 52,70,000. यहाँ पर 20 और 30,20,000 होगा तो 52,70,000 माइनस 2 lakh minus 1820 minus 10 lakh. तो 22,50,000 बैलेंसिंग फिगर जो आएगा इसको हम क्या कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. श्री वांचू के बुक्स में profit and loss account for the year ended 31st March 2020. Date, particular, amount किस चीज में है इन रुपीज. 000 में है तो उसको मेंशन करना है, लेक्स में है तो मेंशन करना है. ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखें. चलिए कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 22,50,000 रुपीज बाय जीपी. आपको एग्जाम में फुल लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट. अभी कौन सी एंट्री P&L वाली है. चलिए एक है सैलरी अकाउंट है 10 लाख रुपया. तो टू सैलरीज 10 लाख. जैसे एंट्री डालते जाए इसको क्रॉस मार्क करते जाइए तो मार्क कर. डिस्काउंट अलाउड 50,000. डिस्काउंट रिसिप्ट 30,000. शनरी ऑफिस एक्सपेंस 6 लाख रुपीज. अभी P&L की कोई भी एंट्री बाकी नहीं है. मैं ये सारा एंट्रीज को चेक कर लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं बाकी की जो चीजें हैं वो हम बैलेंस शीट में यूज करेंगे जब बैलेंस शीट को पढ़ेंगे. तो चलिए यहाँ पर इसका फिगर ये साइड ज्यादा लगती है तो 2280 minus 10 lakh minus 50,000 minus 6 lakh. 6 lakh 30,000 is the net profit. To net profit ट्रांसफर टू कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट. उसका सम हम देखेंगे बैलेंस शीट में. तो अभी ये जनरल एंट्रीज इसकी डालनी है तो बहुत ही काफी इजी हो चुका है. तो चलिए जनरल एंट्रीज करते हैं इन बुक्स ऑफ मिस्टर वांचू. March 31st. क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे. कितनी अमाउंट से बाद में देंगे. कितना ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख. टू परचेज 1820. wages 10 lakh. So 28 plus 30 lakh 20,000 will be debited. अभी ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. नरेशन आपको लिखते रहना है. So please bear with me.
किसको डेबिट करेंगे? सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक की कोई इन्वेंट्री जो है वो डायरेक्ट सिर्फ जनरल में है। सेल्स अकाउंट 50 लाख रुपीज डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद जो एंट्री है वो है इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग वाली जो है उसकी बात कर रहे हैं। डेबिट कितनी थी? 2,70,000 टू ट्रेडिंग। कौन सा फिगर बच गया? ग्रोस प्रॉफिट का। तो अभी ग्रोस प्रॉफिट का फिगर कितना है? 22,50,000। तो ये 22,50,000 की एंट्री डाल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, जो इसको दे रहे हैं P&L को। चलिए, एक हिस्सा खत्म हुआ। दूसरे हिस्सा जो है हमारा कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो इसको स्टार्ट कर। ये एंट्री हम डाल चुके हैं। किसकी एंट्री डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में तय करेंगे। टू सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, फिर शनरीज। तो ये 16,50,000 हो गया। अभी क्रेडिट साइड में एक 30,000 की एंट्री है, उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ड्यू P&L अकाउंट 30,000 रुपीज। अभी एक और एंट्री हमारे पास बची है, वो है नेट प्रॉफिट वाली। तो चलिए उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी एंट्री है 6,30,000 रुपीज। दो चीजें हैं, या तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। तो आपको दूसरी एंट्री डालनी होगी, नेट प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस साल में सिर्फ एक एंट्री होती है इसमें। सो हाउ दिस प्रेजेंटेशन इज मेड इनटू द जर्नल। चलिए ICI का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है। जनरल एंट्री, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन के अंदर दी गई चीजों को फॉलो करना। तो पहले क्लोजिंग एंट्री मांगी थी, तो पहले क्लोजिंग एंट्री दे दी। उसके बाद हमने क्या कर दिया? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया। So friends, we have studied trading account, P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब तीसरा महत्वपूर्ण चीज हम सामने आ रहा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The balance sheet may be defined as a statement which sets out the asset and liability of a firm or an institution as at a certain date. एक पर्टिकुलर डेट को ये बनाया जाता है, आमतौर पर ये क्वार्टर एंड या तो ईयर एंड पे बनाया। Since even a single transaction will make a difference to some of the asset or liabilities,
The balance sheet is true only on at a particular point of time. मतलब कि आपने अगर उसको 31 मार्च को बनाया है तो उस दिन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन वो ट्रू रहता है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एज एट. द एसेट आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली ब्रेक जो है चीज वो है इट इज प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डे. तो जैसा आपने कहा था कि या तो ये ईयर एंड पर होगा या ये तो क्वार्टर एंड पे होता है. अगर it is prepared at a particular date rather the closure of a day and not for a period. It is true only on that date and not later. Suppose in the example given above, a part of the goods were sold on 1st April. This will mean that the value of the inventory will be reduced and cash in hand will increase, and the capital account will be reduced or increased depending upon loss or profit on the sale. तो ये निर्भर करेगा, मतलब उस चीज के ऊपर आधारित रहेगा कि हमने प्रॉफिट किया है या लॉस, लेकिन चित्र पूरा बदल जाए. द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है तो बैलेंस शीट जो है वो सही पिक्चर नहीं दिखाता. दिस इज द रीजन व्हाई द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट. मतलब जब हम फाइनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये तीनों चीजें इसमें रहेगी: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Without being accompanied by the profit and loss account, the balance sheet will not be able to throw adequate light on the financial position of the firm. For that purpose, an appreciation of the profit of the firm is necessary. मतलब कि प्रॉफिट एप्रिसिएशन अकाउंट भी आगे हम जाके बनाएंगे, पार्टनरशिप को हम जब समझेंगे तो कि किस तरह से हम पार्टनर्स के इंटरेस्ट वगैरह, कैपिटल का, उसका रेम्यूनरेशन वगैरह का कैलकुलेशन करते हैं. तो ये सारी चीजों का तभी महत्व है जब हम सभी अकाउंट एक साथ बनाए. Since capital always equals the difference between asset and liabilities, and since the capital account will independently arrive at the figure, the two sides of the balance sheet must have the same total. If it is not so, there is certainly an error somewhere. तो बैलेंस शीट जो है उसका एक और मीनिंग क्या है? बैलेंस का मतलब आप जानते हैं, जिसे हम तराजू भी कहते हैं. सो बैलेंस शीट में जो दो साइड है वो ऑलवेज टेली होनी चाहिए, लायबिलिटी एंड एसेट. तो यहाँ पर जो टोटल रहेगा दोनों हमेशा, अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंस आता है तो देयर इज ए मिस्टेक समवेयर. इन द इलस्ट्रेशन नंबर 5, चलिए पहले उसको देख लेते हैं क्या था इलस्ट्रेशन 5 को. ये जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि बाकी की जो आइटम छुटी हुई है वो क्या थी. हमने दो चीजें इसमें से बनाई, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी जो बचा हुआ था बैलेंस शीट आइटम्स. In the illustration 5 worked out above, it will be seen that the under-mentioned account had not been closed even after the preparation of the profit and loss account and the transfer of the net profit to the capital account. तो यहाँ पर कितनी चीजों को हमने छुआ नहीं था, कैपिटल अकाउंट को टच नहीं किया था, कैश इन हैंड को. अगर मैं ये सारी चीजों जो है उसके पास में मैं बी शब्द लिखता हूँ, बी का मतलब है बैलेंस शीट आइटम. आपको ये सब मतलब समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं. अब इसमें जो क्रेडिट साइड है दैट इज द लायबिलिटी या तो कैपिटल होती है. जो एसेट साइड है वो सभी डेबिट बैलेंस में रहेगी. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल कितना है, 10 lakhs है. फिर सीधा ट्रेड पेबल्स है 3.70 लाख. एसेट साइड अगर देखें तो एसेट साइड में हमारे पास कौन से फिगर है,
Trade receivable 8,50,000. Cash 1.44. Machinery 7.36. यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इज 2. ये शायद नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि जो हमने एंट्रीज डाली है नेट प्रॉफिट उसके साथ इसका संबंध रहेगा। तो ये 20 lakhs होता है। सो यहाँ पर कैपिटल पर जो नेट प्रॉफिट निकला था इसका कितना निकला था देखते हैं। 6,30,000 दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल नाउ। तो ये कैपिटल में चला जाएगा। तो ये कैपिटल में जाता है तो हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली होगा। कैपिटल जो होगी वो 10 लाख के बजाय प्लस 6.3 इसमें से ऐड होगा, तो ये कुल मिलाकर 16.30 हो जाएगा। सो दिस विल बी टोटल 20 lakhs। हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे आगे के पेजेस में। यहाँ पर कैश इन हैंड जो है वो एक डेबिट बैलेंस था। कैपिटल अकाउंट 16,30,000 क्रेडिट बैलेंस होगा। मशीनरी अकाउंट 736, ट्रेड रिसीवेबल 850, ट्रेड पेएबल 370 एंड इन्वेंटरीज 270। तो सबका हम सम अप करेंगे, क्रेडिट बैलेंस का टोटल जो करेंगे और डेबिट बैलेंस का टोटल, तो क्या दिखाएगा 20 लाख रुपीज ईच साइड। Looking at this account, one would know that the various assets, cash balance in hand, cash at the bank, machinery that the firm possesses, and the amount that are owing its liability to trade payable and to the proprietor as capital। मतलब लायबिलिटी में हमने समझा था कि कैपिटल है वो भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी, इसके प्रति ऑनर के। The capital of course will be the difference between the total asset and of liability. The asset, liability and capital are usually presented in a statement called the balance sheet. This is given below for the account mentioned above. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हम जो छोटी सी कार्यवाही कर रहे थे 5 नंबर के इलिस्ट्रेशन पर, ये इसका पूरा बैलेंस शीट है। ट्रेड पेएबल 370, कैपिटल 1630, कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड मशीनरी, दोनों साइड देख सकते हैं 20 lakhs ईच है। सो हाउ दिस इज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बट बैलेंस शीट जो होता है उसमें जो अलग अलग चीजें हैं उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। यह थियरी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको इसकी थियरी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको जो भी एग्जाम में सम पूछे जाते हैं वो आपके इसी कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ऑलवेज गिव अ प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स द थियरी। चलिए, अरेंजमेंट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर दो कॉलम तो है, लायबिलिटीज भी है, एसेट भी है, लेकिन किस तरह से इसमें अरेंज करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी रीडर्स है या तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। एसेट्स में बी ग्रुप्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, या तो लिक्विडिटी के आधार पर या तो परमानेंस के आधार पर। पहले लिक्विडिटी को समझते हैं। Liquidity, under this approach, the asset which can be converted into cash first is presented first. Those assets which are most difficult in this respect are presented at the bottom. So, as per the liquidity, the balance sheet can be prepared as follow. सबसे पहले क्या रहेगा? Cash in hand and cash at bank. ये itself है कैश है, तो इसको कोई कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है अदर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट होता है बैंक, म्यूचुअल फंड या तो शेयर्स वगैरह में। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो है इट इज पार्ट ऑफ अवर डेटर्स। फिर शनरी डेटर्स,
स्टॉक, स्टॉक इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं कि यहाँ पर हम सेल करने जाएंगे तो ये हमें पैसे में कन्वर्ट होने में वक्त ज्यादा लगेगा कंपेयर टू द अदर सिक्योरिटीज एंड सो। फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज द मोस्ट डेप्रिशिएबल एसेट। इसमें आमतौर पर जितना रुपए में आपने परचेज की होगी, अगर सेल करने जाएंगे, अगर स्पेसिफाइड मशीनरी है तो कोई आपको परचेज करने वाला नहीं मिलेगा या तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी। लैंड एंड बिल्डिंग, आमतौर पर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द इमीडिएट बायर फॉर दिस थिंग्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। सो लिक्विड एसेट का मतलब यह है कि जो ज्यादा आसानी से कैश में कन्वर्ट की जा सके। नाउ परमानेंस, परमानेंस मीन्स बिजनेस में कितने वक्त रहने वाले। Assets which has to be used for long term in the business and are not meant to be sold are presented first. Assets which are most liquid such as cash in hand are presented at the bottom. तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है इसका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, furniture fixture, stock, Sunday debtors, bill receivable, other investment, government securities, cash at bank and cash in hand. आप देखेंगे कि ये दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेस का पूरा उल्टा चित्र आप बना दो तो आपको परमानेंस मिल जाएगा। okay? Some of these assets may be capable of being sold easily, like investment in government securities or share for some company. They should be treated as liquid or permanent according to the intention of the firm. मतलब कि कोई कंपनी के पास शेयर है लेकिन वो तुरंत उसको बेचना नहीं चाहता है, तो ये अदर इन्वेस्टमेंट की जगह उसको आपको आगे लगाना हो, क्योंकि कंपनी इसको अभी बेचना नहीं चाहती। तो आमतौर पर ये फिक्स एसेट रहता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रहता है और उसके बाद करंट एसेट्स वगैरह है, और लास्ट में कैश एट हैंड एंड कैश इन। चलिए अब लायबिलिटी साइड को किस तरह से प्रेजेंट करना। Liabilities may also be shown according to the urgency with which payment has to be made. One way is to first show the capital, then long-term liabilities, and last of all short-term liabilities like amount due to the supplier of the goods. मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्स पेएबल है वो आपको ऑन द स्पॉट पे करना है, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन्स, कैपिटल को आपको लास्ट में पे करना है। जबकि आप लिक्विडिटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसको किस तरह से शॉर्ट किया गया है, कैपिटल इज द लास्ट, बिल्स पेएबल पहले आते हैं उसमें, एंड उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन्स लाइक दैट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन अभी डिटेल में जा रहा है। एसेट्स आर बेसिकली ऑफ द फॉलोइंग। एक तो होता है करंट एसेट। These assets are meant to be converted into cash as quickly as possible, generally within 1 year. For example, cash in hand, cash at bank, trade receivable and inventories. तो ये करंट एसेट होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एसेट। Those that are meant to be used by the firm over a long period and not sold, the former type of the asset is also called the fixed asset, like machinery, building, long term investment. कुछ चीजें होती है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है। हमने जब एमोर्टाइजेशन किया था तो इंटेंजिबल एसेट को समझा था। The asset which have no physical existence and cannot be seen or touched are called as intangible asset. For example, patent, copyright, etc. It is desirable that in the balance sheet the two type of the assets should be shown separately and prominently. This would give meaningful and logical information. तो लायबिलिटीज को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, दो तरीके से।
एक तो current liabilities. The liability must be settled in 1 year or less. It is also called as short-term liability, for example, creditors or bills payable. जबकि long-term liability, those liability which exist for more than 1 year, long-term liabilities. For example, long-term loan from the bank. Of course, it will include undistributed profit also. आगे जाके आपको ये भी समझना है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो उसको मान लो कुछ आपने 10 साल के लिए बैंक के पास से लोन, तो इस वर्ष में जो अमाउंट आपको रीपे करनी है दैट विल बी पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, द रिमेनिंग अमाउंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये आप आगे देखेंगे. Sole proprietor generally present balance sheet in a horizontal format with capital and liabilities on the left hand side and asset on the right hand side. जो अभी हमने फॉर्मेट देखा वो. In the balance sheet, the various items should be grouped suitably as indicated below. तो चलिए ये बैलेंस शीट जो है उसका स्टडी कर लेते हैं. लायबिलिटीज में कैपिटल, फिर बैलेंस के अंदर एड नेट प्रॉफिट करना है या तो लेस करना है नेट लॉस, और ड्राइंग को माइनस करना है. तो ये जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल का हो. अब है लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें टर्म लोन होगी, अदर लोन होगी. उसके बाद आएगी शॉर्ट टर्म लोन्स, उसमें बैंक की कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट एंड अदर लोन होता है. उसके बाद करंट लायबिलिटीज होती है, उसमें ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांसेस टेकन, फिर प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. तो यहाँ पर ये एक हेड है कैपिटल, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन, ये कुल मिलाकर 5 हेड के अंदर बाइफर्केट किया गया. एसेट्स को देखते हैं. तो टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल माने विच कैन बी टच और सीन, उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, व्हीकल्स. दूसरा हिस्सा है इनटेंजिबल एसेट का, उसमें गुडविल, पेटेंट, डिजाइन एंड ब्रांड नेम्स. उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज मोर देन 1 year, फिर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मान लो बैंक पे फिक्स डिपॉजिट रखा है 3 महीने के, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, वो करंट एसेट में आएगा. फिर प्री पेमेंट्स, मतलब जो हमने देखा था कि इंश्योरेंस का 6 महीने का, अगले साल का भी पेमेंट किया है. फिर एडवांसेस, मान लो स्टाफ को किसी को आपने लोन दी है, कोई और लोगों को लोन दी है, तो उसको एडवांसेस कहते हैं. बैंक बैलेंस, बैंक में जितना पैसा पड़ा है, कैश इन हैंड. सो दिस इज हाउ द वेरियस ट्रांजेक्शंस बैलेंस शीट में रहेगा. In course, there is no hard and fast rule regarding presentation of asset and liabilities and equities in the balance sheet. इसके लिए sole proprietor के लिए, हाँ, इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप. लेकिन जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडेस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी करोगे तो ये सारी चीजें बाय एंड लार्ज फिक्स हो जाएगी. अभी सोल प्रोपराइटरशिप या छोटे जो बैलेंस शीट होते हैं इसमें बड़ी चिंता की बात नहीं. However, the model presentation shown above has been designed considering the nature of the balance sheet elements and categorizing them appropriately. Proper presentation of the balance sheet items improves understandability of the information desired to be communicated to the user of the account. मतलब अगर कोई व्यक्ति इसको स्टडी करना चाहे तो इसको आसानी हो उस तरह से ये बना. अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6. तो ये इलस्ट्रेशन में हमें करना क्या है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022. तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट बनाना है. किसका बनाना है, दयाल ब्रदर्स का. तो दयाल ब्रदर्स का बैलेंस शीट में कैपिटल दी है
लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट बैलेंस वाली सारी चीजें एसेट्स है, लेकिन कुछ चीजों को हमें ध्यान, 14% टर्म लोन, जब परसेंटेज देते हैं तो सावधान हो जाना है। हम आगे समझेंगे इसको। 4 लाख रुपीज, ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000, कैश इन हैंड 20, इन्वेंट्री, फर्नीचर, ट्रेड पेएबल, एडवांसेस टू सप्लायर्स, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया, that will be the part of capital, and drawing 60,000, that will be the minus from the capital. तो ये हमारा बैलेंस शीट जो है उसको हमें बनाना है। बैलेंस शीट एज एट 31st March, सर दयाल प्रकाश। चलिए, सबसे पहले है कैपिटल। तो कैपिटल जो है हमारी लायबिलिटी साइड होगी, इसको कैपिटल हम लिख लेते हैं। पहले हमें वर्किंग करना होगा, तो ये 1 लाख रुपया है या 10 लाख है, सॉरी 7 lakhs है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट 1 लाख। तो ये आपको ऐड करना होगा, अगर लॉस हुआ होता तो माइनस करते। लेस ड्रॉइंग, ड्रॉइंग यहाँ पर कितना है, 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 रुपीज आपको लेस करना है। तो ये 7 और 8 में से 60 जाएगा तो 7,40,000 बचेगा। तो ये हमारा एसेट साइड शुरू हुआ, सॉरी लायबिलिटी साइड शुरू हो गया है। अभी आगे और देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे फिक्स डिपॉजिट का हेड है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। पहले क्यों आएगा, परमानेंस बेस पर। अगर यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का फिगर कहीं नजर आता है तो आपको इसको नेट ऑफ करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको नेट ऑफ नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो आपका एक आता है लोन फ्रॉम मेसर डी एंड कंपनी और 14% टर्म लोन। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लोन रहेगी, 14% टर्म लोन। कितनी अमाउंट है, 4,60,000। लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये डी एंड कंपनी तो ये एक व्यापारिक लोन होगी, तो ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म लोन होती है, तो हम इसको शॉर्ट टर्म लोन मान सकते हैं। और ये जो अमाउंट है वो कितनी है, 4,60,000। तो ये दोनों हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल हमारी एसेट होती है और कितनी है अमाउंट, 4,20,000। उसके बाद कैश इन हैंड है। जैसा हमने देखा था कि परमानेंस में कैश इन हैंड और बैंक लास्ट में आता है, तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे। इन्वेंट्री जो है वो कैश इन हैंड से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये 6 लाख रुपीज है।
फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग के तुरंत बाद, मशीनरी है तो वो भी तुरंत लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आएगी, बाद में फर्नीचर आएगा। ट्रेड पेएबल माने लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। एडवांसेस टू सप्लायर, सप्लायर को हमने एडवांस दिया है तो हमारे लिए ये एसेट्स है। सो इट इज एडवांसेस टू सप्लायर। नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का हमने पूरा आकलन कर लिया है। तो अब देखते हैं हमारा बैलेंस शीट टैली हो रखता है या नहीं होता है। ये साइड जो है 16,40,000 टोटल होता है। 740 प्लस 4 लाख प्लस 460 प्लस 40,000, तो ये भी 16,40,000। बैलेंस शीट में दोनों साइड टैली हो जाने से बैलेंस शीट सही है ये मानना गलत है, क्योंकि अगर आपने कुछ और गलतियां कर दी तो भी ये गलत हो सकता है। जैसे कि आपने प्रॉफिट इसमें ऐड ही नहीं किया तो क्या होगा, या तो ड्राइंग को लेस नहीं किया तो प्रेजेंटेशन गलत होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर टर्म लोन में आगे जाके आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए जो भी हमारे पास इलस्ट्रेशन या सम आएगा उसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसको भी आपको गिनना होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने परमानेंस के आधार पर ये बाइफर्केशन किया है, उसमें गलती ना हो वो भी देखना है। तो आमतौर पर ये कैपिटल, उसके बाद टर्म लोन, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, उसके बाद प्रोविजन और करंट एसेट, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है और इन्वेंटरीज एंड कैश ऑन हैंड। सो हाउ दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। चलिए आईसीआई का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इन्होंने किस तरह से इसका आंसर बनाया है। सो दिस इज द आईसीआई प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कंटिन्यू करें। तो तब तक के लिए विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग और स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।